ओके, तो गेस्टाल्टवाद पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? याद है आपको गेस्टाल्टवाद की बातें? बहुत ही खास है। सुन रहे हो ना सब लोग? ओके, गेस्टाल्टवाद की एक बात, कोई एक बात जल्दी से बताओ मेरे को, कोई एक बात। चलिए, ओके, पहली बात, एक बात यह है कि ये किसका विरोध करता है? संरचनावाद का विरोध करता है। संरचनावाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिविज्म नहीं बोलते, बल्कि स्ट्रक्चरलिज्म बोलते हैं। विरोध क्यों करता है? यस, वो अंशों की बात करते हैं और ये समग्र की बात करते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं एज ए होल। किसकी बात करते हैं? होलिज्म की बात करते हैं। कौन से इज्म की? होलिज्म। यानी गेस्टाल्टवादी कहते हैं कि साहब किसी एक पर्टिकुलर स्टिमुलस और उद्दीपक पे ध्यान फोकस मत करो, बल्कि उस सिचुएशन में, सुन रहे हैं ना, जिस भी सिचुएशन में हम हैं, उस एनवायरनमेंट में जितने उद्दीपक हैं, जितनी चीजें हैं, सबको समग्र रूप से देखो। कैसे देखो? क्योंकि होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। ये किसने बोला? वर्दिमर ने बोला। किसने बोला? तो वर्दिमर कौन से देश के थे? जर्मनी के थे। तो गेस्टाल्टवाद कौन सी भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है। वर्दिमर के दो साथी और कौन थे? यस, कोहलर और कोफका। लेकिन तीनों में लड़ाई हो कि गेस्टाल्टवाद के अकेले प्रतिपादक कौन है, तो मैक्स वर्दिमर करेंगे। और कौन से सन में उन्होंने दिया? 1912 में। और 1912 की महत्वपूर्ण घटना थी फाई घटना। क्या थी? जिसको इंग्लिश में बोलेंगे फाई फेनोमेनन। क्या बोलते हैं? फाई फेनोमेनन या फाई फेनोमेना। फाई फेनोमेना क्या था? फाई फेनोमेना यह था कि अगर हमारी आंखों के सामने दो बल्ब हो, फॉर एग्जाम्पल, सुन रहे हो मेरी बात, और दोनों को, एक को जलाएं बंद कर दें, फिर दूसरे को जलाएं बंद कर दें, अगर काफी गैप है समय का, तो हम दोनों को अलग अलग देखेंगे और हमको पता लग जाएगा कि साहब ये ऑन हुआ, ये ऑफ हुआ। लेकिन एक ऑन हुआ, ऑफ हुआ, और उसके बहुत जल्दी उन्होंने टाइम बोला है 36 मिली सेकेंड। इतनी जल्दी अगर दूसरा ऑन हो गया तो हमारी आंखों को लगता है जैसे वो वहां से भाग के वहां चला गया, मूवमेंट हो गया। क्या हो गया? इसको बोलते हैं फाई फेनोमेनन। क्या बोलते हैं? ये वास्तव में ऑप्टिकल इल्यूजन है। क्या है? वास्तव में दृष्टि भ्रम है। क्या है? और दृष्टि भ्रम का मतलब है, इल्यूजन का मतलब है कि हम किस चीज को, हमारा ब्रेन, सूचना तो सबसे पहले ज्ञान की पहली सीढ़ी संवेदना, और हमारी संवेदना इसमें है विजुअल सेंस। आई, आंख है ना, तो आंख ने तो दिमाग को सूचना दे दी साहब, एक बल्ब, दो बल्ब या लाइट या रोशनी या ऑन या ऑफ दे दी ना। लेकिन अब दिमाग क्या करेगा? ज्ञान की दूसरी सीढ़ी प्रत्यक्षीकरण। मतलब दिमाग इसका कोई मीनिंग मेकिंग करेगा। क्या करेगा? और मीनिंग मेकिंग, और यहां पे मीनिंग मेकिंग ही भ्रम होता है। इसलिए गेस्टाल्टवादियों के अनुसार कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता सबसे महत्वपूर्ण होती है? ज्ञान की दूसरी सीढ़ी, जिसको बोलते हैं प्रत्यक्षीकरण। क्या बोलते हैं? प्रत्यक्षीकरण। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? परसेप्शन। तो बहुत बार परीक्षा में प्रश्न आया कि गेस्टाल्टवादी सबसे महत्वपूर्ण किसको मानते हैं, या गेस्टाल्टवाद किस पर आधारित है? ऑप्शंस में यह मिला जो राइट आंसर था, समग्राकृति प्रत्यक्षण। है ना, कितनी शानदार चीज। एक ऑप्शन में था समग्राकृति प्रत्यक्षण। तो गेस्टाल्टवाद किस पे डिपेंड है? इस पे है। बात समझ आ रही है? दूसरी बात, गेस्टाल्टवादी थॉर्नडाइक वाली बात का विरोध करते हैं, क्योंकि वो गामक अनुक्रियाओं को महत्वपूर्ण नहीं मानते, बल्कि मानसिक या संज्ञानात्मक क्षमताओं को महत्वपूर्ण मानते हैं, जिनमें कल्पना, चिंतन, तर्क, प्रत्यक्षीकरण, संवेदना सब कुछ शामिल है। बात समझ में आई? बोलो। उसके बाद हमने देखा था प्रयोग, और प्रयोग किया था एक चिंपैंजी पे जिसका नाम था सुल्तान। प्रयोग किसने किया? कोहलर ने। कहां पे किया? कैनारी आइलैंड में। कब किया? 1913 से लेके 1900
18 तक, और इस प्रयोग को उन्होंने एक बुक में प्रकाशित किया जिसका नाम था द मेंटालिटी ऑफ एप्स। क्या नाम था? द मेंटालिटी ऑफ एप्स। ये कोहलर की बुक है जिसमें उन्होंने उस सुल्तान के बारे में तमाम बातें बताई। क्लियर? ओके ओके। अब कुछ छोटी मोटी बातें और हैं, वो आपको वैसे ध्यान रखनी है। जैसे गेस्टाल्टवादी, एक तो अपने सिद्धांत के उन्होंने जो नाम बताए उनमें पूर्णाकार सिद्धांत, समग्रतावाद, क्यों बोला? क्लियर है? क्योंकि होल की बात करते हैं। ऐसे ही एक नाम हमने आपको लिखवाया था, सीखने का सूक्ष्म सिद्धांत। क्या लिखवाया था? चलिए आप में से कोई बताइए क्या होता है? व्हाट इज दिस? इसका नाम सीखने का सूक्ष्म सिद्धांत क्यों है? मेरे ख्याल से पारुल को छोड़ के तुम बता दोगी पारुल, सीखने का सूक्ष्म सिद्धांत क्यों है? चलो मोनिका। ओके, सिंपल बताता हूं अभी। एक सूझ का सिद्धांत। क्या नाम है इसका? तो इसमें सॉल्यूशन किसी सूझ से होता है, और एक बात ध्यान रखना, सूझ अचानक आती है। मैंने आपको वो साइन बोला था, या पे स्टॉप कर दो, पिक्चर को स्टिल कर दो, तो सूझ उत्पन्न होती है कैसे? अचानक। कैसे होती है? हाँ, आहा अनुभव। अगली बात। और गेस्टाल्टवादी समस्या के समाधान को क्या बोलते हैं? आहा अनुभव। क्या बोलते हैं? और आहा अनुभव का मतलब होता है दुखी होना कि मजा आ जाना, मजा आना, चेहरा चमक उठना। ओके, अब हम ये क्यों पढ़ते हैं, तो इसके शैक्षिक उपयोग क्या है? तो उससे पहले अभी कुछ पिक्चर विक्चर थी थोड़ी सी। कहां पे थी? कहां पे थी? कहां पे थी? यहां पे थी। संदीप जी, आप सब यहां पे बैठे तकनीकी के बादशाह, बताओ मेरे को वो पिक्चर कहां गई? वैसे बताओ नोट्स में। अच्छा ये रही। हाँ, तो देखो कुछ रूल्स भी हैं इसके, है ना? तो रूल्स बहुत डीपली ज्यादा आपको पूछते नहीं है, एक आध प्रश्न ऐसा आता है तो वो मैं कराऊंगा आपको, प्रश्नों में लूंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। सुन रहे हैं ना? दरअसल गेस्टाल्ट, सुन रहे हो? गेस्टाल्टवाद में सबसे इंपॉर्टेंट है परसेप्शन। क्या है? प्रत्यक्षीकरण। और ये प्रत्यक्षीकरण के भी कुछ नियम है कि हमारी आंखें कैसे धोखा खाती हैं, कहां कहां खाती हैं। जैसे आपने एक सुना होगा, एक बार एक सवाल आया था। ओके, गया? आ जाएगा? हाई पे आएगा। सवाल आया था, किसी ने सुना हो तो? जैसे मैं आपके सामने, ये जाएगा हर बार, एक इल्यूजन रख रहा हूं, बोथ आर इक्वल, बराबर ही है दोनों, है ना? अब देखो इसके विंग्स यहां क्लोज करता हूं और यहां ओपन करता हूं। ऐसे ही। अब अगर कोई इसको देखे, है ना, और आपको दिखाए और पूछे कि इन दोनों में से कौन सी रेखा लंबी है, तो हम बोलेंगे नीचे वाली, जबकि वास्तव में दोनों बराबर हैं क्योंकि हमने खींची है ना बराबर। ये तो गया, कट गया, तो बराबर ही थी ना, बोले थी ना। तो ये भ्रम था। ये क्या था? भ्रम था। ऐसे ही कुछ भ्रम हैं जिनके बारे में गेस्टाल्टवादियों ने पहली बार दुनिया को बताया। देखो, जैसे इन्होंने, ये कुछ रूल्स है इनके, पूरा है ही नहीं। क्लोजर, प्रोक्सिमिटी, कंटिन्यूएशन, ठीक है, सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी तो है ही नहीं, ये सिमिलैरिटी, यानी एक जैसी चीजें होती है उनको हम एक ग्रुप बना लेते हैं, ये सिमिलैरिटी है। और कई बार हम क्या देखते हैं, जैसे मैं बताऊं आपको एक दो बात, कोई चीज अधूरी भी है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमारी आंखें क्या करती हैं? हमारी आंखें पूरा ही देखती हैं, है ना? ये क्या है? व्रत। क्या है ये? व्रत। क्या वास्तव में व्रत है? नहीं, व्रत तो तब होता जब ये पूरा राउंड होता। ये तो बीच में टूटा हुआ है, पर फिर भी हम इसको क्या समझते हैं? व्रत समझते हैं। ऐसे ही हमारी आंखें क्या करती हैं? आप सुन रहे हो मेरी बात? हमारी आंखें क्या करती हैं? सीधा सरल जो रास्ता है ना, उस पर चलती हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है बढ़िया सा। मान लो मैंने एक ये रेखा खींची, ठीक है, मान लो मैंने दूसरी ये रेखा खींची,
तो अब कोई भी इसको देखेगा तो उसको एक दूसरे को क्रॉस करते भी दो रेखाएं दिखेंगी, दिखेंगी ना, जबकि वास्तव में ये एक अलग थी और ये एक अलग थी। ऐसे आप सर्किल अलग कर दो, ट्राइंगल बना दो, तो ऐसे बहुत से रूल्स हैं। कुछ एक आपने जरूर देखा होगा उसको, बैकग्राउंड फिगर, मतलब एक तो बैकग्राउंड होता है, एक उस पे तस्वीर होती है। गुलदस्ते वाली देखी कभी आपने? मैंने बोला था इनको बनाई कि नहीं। 3 नंबर, शाबाश। ये वो आपका पूरे वाला है, ये वो रेखा है, देखो जो मैं आपको बता रहा था, समझते हो ना इसको? ये ऐसे है, ठीक, ऐसे खींची उन्होंने, फिर एक ऐसे खींची या ऐसे खींच दी, पर हम क्या देखते हैं, हम एक दूसरे से को क्रॉस करते हुए देखते हैं, कंटिन्यूएशन में देखते हैं। ऐसे ही वो दिया नहीं, शायद सबसे बढ़िया वही था। हाँ संदीप जी, वही दिया नहीं जो बढ़िया था। संदीप जी, वो गुलदस्ते वाला कहां है? लाओ जल्दी। अब बहुत महत्वपूर्ण बात, और बहुत महत्वपूर्ण बात क्या है, हो सकता है दे दिया हो। चलिए ले आना, आप ले आना। हम क्यों पढ़ रहे हैं? शैक्षिक उपयोग। तो हेडिंग डालिए शैक्षिक उपयोग। और ये शैक्षिक उपयोग इतने इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं कि लगभग हर दूसरे तीसरे एग्जाम में पूछे गए। और इनमें एक ही क्लू है, जहां भी समग्र की बात आए आंख बंद करके कर देना, गेस्टाल्टवाद है। जैसे पहला उपयोग लिखो, इकाई योजना। इस पे बहुत प्रश्न आए, इंग्लिश में यूनिट प्लान तथा पाठ योजना। संदीप जी रहने दो। इकाई योजना, यूनिट प्लान तथा, इतना छोटा भी नहीं लिखना चाहिए, तथा पाठ योजना, लेसन प्लान। इकाई योजना इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट प्लान, तथा पाठ योजना आपको पता है 100 बार आ चुका है परीक्षाओं में। तथा पाठ योजना, लेसन प्लान की उत्पत्ति गेस्टाल्टवाद से हुई है। इकाई योजना, यूनिट प्लान तथा पाठ योजना, लेसन प्लान की उत्पत्ति गेस्टाल्टवाद से हुई है। सिंपल। हां, ना वार्षिक, किसने बोला वार्षिक? इकाई योजना दैनिक नहीं होती, इकाई बताता हूं अभी। एनुअल प्लान होता, आपको प्लानिंग फॉर टीचिंग नहीं पढ़ी आपने? बेहतर से बताएंगे आपको हम। प्लानिंग फॉर टीचिंग पूरे सेशन की प्लानिंग होती है। फिर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितनी यूनिट्स है, वो यूनिट प्लान होगी। अब एक यूनिट पूरी करने में आपको 7 दिन भी लग सकते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है। तो जितने समय में एक यूनिट पूरी करी, एक यूनिट में एक लेसन नहीं होता, बल्कि एक जैसे कॉन्सेप्ट वाले बहुत से पार्ट होते हैं, उसकी एक यूनिट होती है। तो वो कितने टाइम के लिए भी हो सकती है, फिक्स नहीं है, वीकली मंथली कितनी भी हो सकती है, बट टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है। यही खास बात पूछी गई परीक्षा में, बताऊंगा अभी। और लेसन प्लान डेली का प्लान है, मतलब हर टॉपिक का है, ध्यान दो। इकाई योजना गेस्टाल्टवाद की देन कैसे है? तो इकाई में क्या होता है, यूनिट में क्या होता है पता है आपको? एक जैसे कॉन्सेप्ट वाले बहुत से टॉपिक मिलके बनती है एक यूनिट, और एक यूनिट होल है। क्या है? होल है, समग्र है, इसलिए गेस्टाल्टवाद की देन है। कोई भी एग्जांपल लें आप, आपने एक उसका छोटा टुकड़ा पढ़ा या इंटरेक्शन हुआ क्लास में, कोई भी, जैसे संधि पढ़ रहे हैं तो आपने एक स्वर संधि पढ़ ली, आपने कोई उसके भी भाग वृद्धि संधि पढ़ ली या कुछ विसर्ग संधि पढ़ ली, एक एक आपने पढ़ा, तो वो बात नहीं आएगी जब तक आप फिर उसके अपवाद उपवाद मिला के कंप्लीट कर लोगे। तो कंप्लीट करेंगे तो हमको वो ज्यादा बेहतर समझ में आएगी, और समझ में आना ही गेस्टाल्टवाद है। गेस्टाल्टवाद की खास बात है समझ में आना। क्या खास बात है? समझ में आना। परसेप्शन समझ में आना ही है, समझ रहे हो मेरी बात? ओके,
तो एक जैसे कई प्रकरण मिलकर एक इकाई बनती है और इकाई में समग्रता होती है, और समग्रता हमेशा अंशों के योग से क्या होता है? ज्यादा होता है। इसलिए इकाई योजना किसकी देन? फिर पाठ योजना गेस्टाल्टवाद की देन कैसे हुई? इसका मतलब पाठ योजना भी समग्र है। पर बताओ, मुझे याद है सबसे पहले 2013 में एचएम का पेपर हुआ था। हमारे पास एक बैच था, सारे उसके एचएम बन गए थे, 8वीं तक के हेडमास्टर। अभी वो सारे प्रिंसिपल हैं 12वीं तक के। मैं बताता हूं कई बार कि मेरे स्कूल में हमने पूरे झुंझुनू जिले के प्रिंसिपल्स की एक वाकपीट रखी थी। उसमें बहुत से प्रिंसिपल्स आए थे, बहुत से मतलब 300 400 थे, उनमें 70% मेरे स्टूडेंट थे, वो वही थे, या उससे पहले कुछ लेक्चर बने थे वो थे, पर ज्यादातर वो थे। उसमें एक सवाल आया था, और उसके बाद फर्स्ट ग्रेड में कई जगह कई बार ये सवाल आया। क्या आया है सुने, कि दरअसल इकाई योजना और पाठ योजना दोनों की ही उत्पत्ति गेस्टाल्टवाद से हुई है, और दोनों में समग्रता है। दोनों में क्या है? समग्रता है, पर दोनों में एक फर्क है। क्या फर्क है? इकाई योजना में तो यस विषय वस्तु की समग्रता होती है, कंटेंट्स ओरिएंटेड इंटीग्रिटी होती है, और इसमें नॉलेज इंटीग्रिटी होती है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसमें तो विषय वस्तु की समग्रता, ध्यान रखना, किसकी समग्रता? विषय वस्तु की समग्रता या फिर कॉन्सेप्ट की समग्रता। एक जैसे कॉन्सेप्ट एक साथ होते हैं। संप्रत्ययों की समग्रता, सिलेबस ओरिएंटेड इंटीग्रिटी होती है, और इसमें ज्ञान की समग्रता होती है। इसमें क्या होती है? अब आप बोलेंगे साहब ज्ञान की समग्रता क्या होती है? तो आपको पता है, ब्लूम की टेक्सोनोमी पढ़ी आपने कभी भी लेसन प्लान बनाया एक 35 मिनट का टॉपिक आपको छठी कक्षा को पढ़ाना है, आपका टॉपिक है पार्लियामेंट। क्या है? तो क्या किया आपने? जो प्लान बनाया उसमें आपने उसमें शिक्षार्थी के व्यवहार के सभी पक्षों को लिया कि नहीं लिया? पहला बिंदु आपने लिखा नॉलेज, ज्ञान लिखा, छात्र परिभाषित कर सकेंगे, बता सकेंगे, प्रत्यास्मरण प्रत्याभिज्ञान बोला। फिर 2 नंबर पे आपने लिया अंडरस्टैंडिंग, अवबोध, दोनों सदनों की तुलना कर सकेंगे, ऐसा बोला। अवबोध का मतलब समझ में आना। समझ में कब आता है? जब तुलना होती है। फिर 3 नंबर पे आपने एप्लीकेशन लिया, है ना, अपने हाथ से चार्ट चित्र मॉडल बना सकेंगे। इतने में पीछा थोड़ी छोड़ा, छात्र में ऐसी अभिवृत्ति विकसित हो जाएगी, मनोवृत्ति हो जाएगी, सब कुछ लिया आपने। पत्रिकाएं पढ़ेंगे, ज्ञान लेंगे। इसका मतलब ज्ञान की समग्रता का मतलब है ज्ञानात्मक पक्ष के सभी उद्देश्यों की पूर्ति करना। केवल एक नॉलेज पे और अंडरस्टैंडिंग पे नहीं छोड़ा, आपने एनालिसिस किया, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन सब किया ना। इसका मतलब यहां भी समग्रता और वहां भी समग्रता, और जहां भी समग्रता वहां पे गेस्टाल्टवाद। लेकिन याद रखना दोनों में फर्क है। इसमें सिलेबस की इंटीग्रिटी है, और इसमें नॉलेज की। ये बात लिखनी है सबको, लिख लो। क्या लिखा आपने? इकाई योजना में विषय वस्तु अथवा संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड इंटीग्रिटी होती है। संप्रत्यय की या विषय वस्तु की समग्रता होती है, यानी एक जैसे कॉन्सेप्ट एक साथ मिलकर एक इकाई बनती है। अभी आप जाएंगे स्कूल में, जब पोस्टिंग होगी ना, तो आप देखेंगे कि अभी तो सारी किताबें ऐसी आ गई है। अभी स्टार्टिंग के लिए एक ही बुक दी है, पता है ना, उसी एक बुक में पूरा है, पूरा सिलेबस एक ही बुक में है, पर उसमें अलग अलग यूनिट्स हैं, और हर यूनिट में एक जैसे कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक हैं। तो इसको बोलेंगे विषय वस्तु की समग्रता या संप्रत्यय की समग्रता, और इसको क्या बोलेंगे? ज्ञान की समग्रता। ज्ञान की समग्रता और नहीं है कुछ भी, ब्लूम की टेक्सोनोमी याद कर लेना, सभी पक्ष एक साथ संयोजित किए जाते हैं। तो पहला बिंदु याद रखना, हो गया सिंपल, याद रहेगा? बोलिए रहेगा? इकाई योजना में किसकी समग्रता? विषय वस्तु की या फिर संप्रत्यय की। संप्रत्यय क्या होता है? कॉन्सेप्ट की। और पाठ योजना में ज्ञान की समग्रता। ज्ञान की समग्रता का मतलब छात्र के व्यवहार के कितने पक्ष? सभी पक्ष। छात्र के व्यवहार के सभी पक्षों की समग्रता। और ब्लूम की टेक्सोनोमी केवल ज्ञानात्मक की बात करती है। 2 नंबर। दूसरा, 2 शिक्षण सूत्र है, और यह तो आपने जाने कितनी बार देखा होगा। पूर्ण से अंश, पर इंग्लिश में जरूर लिखना है।
पूर्ण से अंश को इंग्लिश में बोलते हैं होल टू पार्ट। क्या बोलते हैं? होल टू पार्ट। तथा स्थूल से सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाँ, जोर से बोलो। नो, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ये शिक्षण सूत्र बहुत काम के हैं, मैं कराऊंगा आपको बाद में। इंपेरिकल टू रेशनल, अनुभव से तर्क, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, मनोवैज्ञानिक से तर्क, वैसे ही कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ओके, पहले मैं ये बता दूं आपको, स्थूल क्या होता है? स्थूल का मतलब बड़ा और सूक्ष्म का मतलब, ओके, बड़ा तो कितना बड़ा? तुम तो पक्का मेरे स्टूडेंट हो, है ना? है? मेरी ऑनलाइन ली है तुमने, सुमन। बड़ा तो कितना बड़ा? यस, बड़ा तो इतना बड़ा जिसको हम देख सके या छू सके। और सूक्ष्म का मतलब छोटा। छोटा तो कितना? जो ना दिखाई दे, ना जिसको छू सके। इसका मतलब जिसको हम देख सके या छू सके उसको हम बोलते हैं मूर्त, और जो ना दिखाई दे, यस, वो है अमूर्त। तो आपने जो पढ़ा ना मूर्त से अमूर्त, वो यही है। क्लियर हुआ? स्थूल को क्या बोलते हैं? मूर्त बोलते हैं। नई बात पता लगी आज आपको? क्योंकि परीक्षा में स्थूल से सूक्ष्म ही है। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होता है स्थूल से सूक्ष्म, या इसी को कहते हैं मूर्त से अमूर्त। तो देखो कितनी बड़ी बात, सुन रहे? गेस्टाल्टवाद बोलता है, सबने लिख लिया क्या? तो दो शिक्षण सूत्र है, पहला बोलो पूर्ण से अंश, और दूसरा स्थूल से सूक्ष्म। स्थूल से सूक्ष्म का ही दूसरा नाम मूर्त से अमूर्त। इंग्लिश में पूर्ण से अंश को क्या बोलेंगे? होल टू पार्ट, और स्थूल से सूक्ष्म को कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। तो गेस्टाल्टवाद बोलता है कि, संरचनावादी तो बोलते हैं पहले पार्ट्स की बात करें। आप याद करो जब आप पढ़ते थे तो मैंने आपको शुरू में बताया भी था, संरचनावादी कहते हैं कि हमारे दिमाग में अलग अलग प्रकार की योग्यताओं को समझने के लिए विशिष्ट प्रकार की चीजें हैं। तो हमको बच्चों को अलग अलग, एक एक करके अलग अलग चीजें बतानी चाहिए ताकि बेहतर समझ में आएगा। जैसे आपने इंग्लिश का हिंदी का पैराग्राफ पढ़ा ना, तो आपको हिंदी वाले सर ने पहले दिन कठिन शब्द याद कराए, क्योंकि कठिन शब्दों को समझना अलग प्रकार की योग्यता है। मैंने आपको फूल वाला एग्जाम्पल दिया था, पंखुड़ी के बारे में बताया, फिर डंठल के बारे में बताया, फिर रंग के बारे में बताया, फिर खुशबू के बारे में बताया। तो पहले दिन कठिन शब्द बताया आपको, दूसरे दिन फिर उसके छंद अलंकार बताए, संधि समास के उपयोग बताए, फिर केंद्रीय भाव बताया, फिर रसानुभूति बताई, अलग अलग बताया ना। ये है संरचनावाद। ये क्या है? और गेस्टाल्टवाद क्या बोलता है? पहले संपूर्ण बता दो, पहले क्या बता दो? पूर्ण बता दो, और बाद में किस पे जाओ? अंशों पे जाओ। तो याद रखना, अंश से पूर्ण नहीं है बल्कि पूर्ण से अंश है। दूसरी बात, स्थूल से सूक्ष्म है। स्थूल का मतलब जिसको देख सके या छू सके, और हम सबने पढ़ाई ऐसे ही करी है। याद है आपको? शुरू में जैसे अभी बच्चों को पढ़ाते हैं तो जोड़ सिखाते हैं, है ना? वो जोड़ वाले एग्जांपल याद है? खूबसूरत 3 गेंदें रख दी, फिर कितनी गेंदें रखी? 2। हम क्या बताना चाह रहे हैं? 3 और 2 कितने होते हैं? 5। आप मुझे बताएंगे ये वाली गेंद स्थूल है कि सूक्ष्म? स्थूल है कि सूक्ष्म है? स्थूल है। मूर्त है कि अमूर्त? मूर्त है। कॉन्क्रीट है कि एब्स्ट्रैक्ट? कॉन्क्रीट है। क्यों? क्योंकि इसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। तो बच्चे ने इसको टच किया और बोला 1 गेंद, 2 गेंद, 3 गेंद, 4 गेंद, 5 गेंद। मैम 5 गेंद। धीरे धीरे करके वो सूक्ष्म में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? सूक्ष्म में चला जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट में चला जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? हमने भी जब स्कूल में थे तो ऐसे ही पढ़ा था। इसको टच करते थे, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन। ये स्थूल है कि सूक्ष्म? फिर धीरे धीरे किस में गए? सूक्ष्म में चले गए। मैथ्स, आपके जिनके मैथ्स सब्जेक्ट है वो जानते होंगे, ये जितने भी लेटर्स हैं ये सारे एब्स्ट्रैक्ट में चले गए, ये सारे सूक्ष्म है। आपको पता है गणित की सबसे बड़ी बात क्या है?
गारंटी से सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में ये बात तो आएगी, मैं जो बोल रहा हूं लिख लो, एक ही शब्द है। गणित कौन सी योग्यता का विकास करता है? अमूर्त। तार्किक चिंतन तो छोटी सी बात है, ये तो किसी लेवल फर्स्ट में कभी आता है तो भी नहीं आता। गणित बालकों में अमूर्तनों की संकल्पना का विकास करता है। किसका विकास करता है? अमूर्तनों की संकल्पना का विकास करता है। और अमूर्तन, अमूर्त क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। तो मैथ्स का मतलब एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट बताता है मैथ्स। बात समझ में आ रही है आपको? मिलेगा जब जिस दिन जाओगे ना पेपर देने, उस दिन मिलेगा। तो स्थूल से सूक्ष्म होता है। क्या होता है? स्थूल से सूक्ष्म। अब बताओ मेरे को एक बात। अच्छा, कई बार हम करते हैं ना, जैसे अभी भी मैं देखता हूं बहुत सी महिलाएं ऐसा ही करती हैं, दूध का हिसाब करती हैं। ऐसे 1 तारीख से शुरू किया, 8 तारीख को हो गया साहब, तो ऐसे करती है, इसको टच करती है, ये स्थूल है। 1 तारीख 2 3 4 5 6 7 8 लीटर हो गया साहब, ऐसा करते हैं ना। तो छोटे बच्चे भी ऐसा ही करते हैं। धीरे धीरे फिर हम चले जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट में। अब याद करें, हमने आपको एक बात बोली थी कि इस सिद्धांत का नाम है सीखने का सूक्ष्म सिद्धांत। तो क्यों है? अब बताओ। ओके, हाँ, तो सूक्ष्म क्या है? इसका नाम सीखने का सूक्ष्म सिद्धांत क्यों रखा? ओके, स्थूल जिसको देख सके या छू सके, सुन रहे हो ना? और सूक्ष्म जिसको ना देख सके ना छू सके, जिसको ना देख सके ना छू सके, वो क्या है? अमूर्त है। वो क्या है? अमूर्त। जिसको देख सके ना छू सके, वो चिंतन है। वो क्या है? वो तर्क है। वो क्या है? वो कल्पना है। वो क्या है? वो मेमोरी है। वो क्या है? वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन है। वो क्या है? और वो प्रत्यक्षीकरण है। क्या है? इसका मतलब हमने जितनी भी बातें बताई, अवधान, चिंतन, प्रत्यक्षीकरण, ये सभी के सभी अमूर्त होते हैं। ये क्या होते हैं? और गेस्टाल्टवाद कहता है कि सीखने में किसका योगदान ज्यादा है? संज्ञानात्मक क्षमताओं का। और संज्ञानात्मक क्षमताएं तमाम क्या हैं? अमूर्त हैं। इसलिए इस सिद्धांत का नाम सीखने का सूक्ष्म सिद्धांत है, या सीखने का अमूर्त सिद्धांत भी बोल सकते हैं, या अब्स्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई आपको? 2 यूज। तीसरा, आज इसे में टाइम ज्यादा हो रहा है। तीसरा, 2 शिक्षण विधियां हैं, यह बहुत बार है परीक्षा में। एक तो प्रायोजना विधि। कौन सी विधि? इंग्लिश में प्रायोजना विधि को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट मेथड। एवं समस्या समाधान विधि। प्रायोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड एवं समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सोल्विंग मेथड भी गेस्टाल्टवाद की देन है। प्रायोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड तथा समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी गेस्टाल्टवाद की देन है। भी गेस्टाल्टवाद की देन है। अब जानते हैं प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है? सुना है कभी नाम? पूछेंगे अभी। प्रायोजना विधि, इंग्लिश में प्रोजेक्ट मेथड, समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। जल्दी से लिख लिया सबने? चलिए, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गेस्टाल्टवाद प्रॉब्लम सोल्व करने की बात करता है। बोले करता है ना? आपको पता है समस्या समाधान क्या है? ऐसा प्रश्न परीक्षा में, रीट में, समस्या समाधान क्या है? गामक गतिविधि या संज्ञानात्मक गतिविधि। मैंने जितने नाम लिए ना 10-12, अटेंशन से लेके प्रॉब्लम सॉल्यूशन तक, ये सारे कोग्निटिव एस्पेक्ट है। पता है ना आपको? ये तो बार बार बता चुका हूं, ज्ञान की तीनों सीढ़ियों से लेके सब कुछ। ओके, लेकिन प्रायोजना विधि भी गेस्टाल्टवाद की देन है। आप जानते हैं प्रायोजना विधि किसने दी? किलपैट्रिक ने दी। आप जानते हैं किलपैट्रिक की प्रायोजना विधि पे किसका प्रभाव था? 3 चीजों का। किस किस का? एक तो जॉन डीवी के प्रयोजनवाद का। जॉन डीवी का प्रयोजनवाद क्या बोलता है? आप सुन रहे हो मेरी बात? वास्तविक परिस्थितियों में हम यूज करें नॉलेज को। एक थॉर्नडाइक का और एक गेस्टाल्टवाद का। प्रोजेक्ट मेथड क्या है दरअसल? मेरे को लगता नहीं कि आपको पता है कॉन्सेप्ट क्या है इसका। मैं बताता हूं, सुने 1 मिनट। बताऊं क्या? प्रोजेक्ट मेथड दरअसल क्या होता है?
आपने वो सुना किलपेट्रिक का स्टेटमेंट, होल हार्टेड। एक्चुअली प्रोजेक्ट मेथड क्या है? फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पे एक पाठ कराऊंगा, आयत का क्षेत्रफल, नहीं आयत, मेरे को आपको क्या पढ़ाना है? आयत। किसका टॉपिक है? मैथ्स का। मैं क्लास में आया, आप मेरे बच्चे हो, छठी सातवीं के। मैं क्या करूंगा? अलग अलग ग्रुप बनाऊंगा, सबसे नोटबुक वगैरह सारी चीजें होंगी, फिर मैं बोलूंगा ओके आयत बताते हैं आपको। फिर मैं आपको क्या करूंगा? फिर मैं आपको ले जाऊंगा क्लासरूम से बाहर, क्योंकि प्रोजेक्ट कभी भी क्लासरूम के अंदर नहीं होता। वहां एक मैदान पे मैं आयताकार जमीन पे खेती करना सिखाऊंगा। मैं पढ़ा रहा था मैथ्स और ले गया मैं खेती करने पे, ले गया ना। फिर वहां आपको खुद को इंची टेप बना के, होता क्या एक्चुअली कि आप एमएससी कर लेते हैं मैथ्स से, लेकिन आपको कभी वास्तव में कोई मकान बनाने की जरूरत आई तो आपको ये नहीं पता होता कि ये क्या है, इंच क्या है, यार्ड क्या है, कितनी ईंटें लगेंगे, नहीं पता होता ना, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल कुछ किया नहीं। आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन कभी बैंक में आपको खाता खुलवाने जाना पड़ता है तो हम मुंह भाई देखते रहते हैं, हमको नहीं आता, नहीं आता ना, क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली में यही तो कमी है। भारत में प्रोजेक्ट प्रणाली लागू की थी बुनियादी शिक्षा गांधी जी ने, और आपको पता है यूएस में और फॉरेन में आज भी ये चालू है। तो प्रोजेक्ट मेथड क्या बोलता है? किलपेट्रिक ने ये बोला कि आप आयत पढ़ाओ, ले जाओ मैदान में, वहां पे बच्चों से खेती करवाओ, आयत बनवाओ, विकिरण बताओ, सारी चीजें, क्षेत्रफल बताओ, वो तो सीख ही लेंगे, पकड़ के खुद ही नापेंगे इंची टेप, तो नापना भी आ जाएगा प्रैक्टिकल। अब क्या करेंगे? बच्चों से बात करना, कौन से पौधे उगाए? ओके आलू के उगाते हैं। तो बच्चों को बोलो ओके क्या करें इसके लिए? हमको बीज लाने पड़ेंगे, पेस्टिसाइड लाना पड़ेगा। तो आपने क्या किया? बच्चों से पैसे मंगवाए, ओके पैसे लेके आओ, सब बच्चे पैसे लेके आए, करेंसी के बारे में बताया। फिर पैसों को ऐसे नहीं रखा, बैंक में लगे, खाता खुलवाओ, खाते खुलवाए, डेबिट क्रेडिट कार्ड, एटीएम दिलवाया। कहां तो हम आयत पढ़ रहे थे, कहां उनको डेबिट क्रेडिट कार्ड दिलवा रहे हैं। क्यों दिलवा रहे हैं? इसलिए दिलवा रहे हैं कि ज्ञान एक समग्र इकाई है। ज्ञान क्या है? एनसीएफ 2005 भी कहता है, नई शिक्षा नीति भी कहती है, ज्ञान एक समग्र इकाई है। आपको पता है एनसीएफ 2005 के चेयरपर्सन कौन थे? प्रोफेसर यशपाल थे ना। और एनसीएफ 2005 ओरिजिनल मेरे पास पड़ा है, उसके नीचे का उपसंहार जो है ना, उसमें प्रोफेसर यशपाल एक बात कहते हैं कि ज्ञान एक समग्र इकाई है। क्या है? लेकिन हमने क्या किया? हमने विभिन्न विषयों के बीच में दीवारें खड़ी कर दी ना। और दीवारें भी ऐसी हैं जिनमें ना कोई खिड़की है ना कोई झरोखा है। तो क्या करें? वो ये कहते हैं कि विभिन्न विषयों के बीच की दीवारें इतनी नीची कर दें कि बच्चों को समग्रता से समझने वाली खुशी हासिल हो सके और उनका चेहरा भी ठीक वैसे ही चमक उठे जैसे परसों पहले कोहलर के सुल्तान का चमका था। यह लिखा है प्रोफेसर यशपाल ने एनसीएफ 2005 में, और एनसीएफ 2023-24 वाला नया आएगा उसमें भी लिखा आएगा। इसका मतलब प्रायोजना विधि क्या है? प्रायोजना विधि एक विषय से दूसरे विषय का कोरिलेशन करती है। क्या करती है? कोरिलेशन। और जहां कोरिलेशन होता है वहां समग्रता होती है। क्या होती है? और जहां समग्रता होती है वहां पे प्रत्यक्षीकरण होता है। क्या होता है? और प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है? समझ में आता है। क्या होता है? ये गेस्टाल्टवाद की थीम है, तो याद रखना। अच्छा, डब्ल्यू.एच. किलपेट्रिक ने बुक लिखी थी फाउंडेशन ऑफ मेथड्स, उसमें 4 प्रकार की प्रयोजनाएं बताइए ना। वो कभी फिर बात करेंगे अपन, जिनमें एक ड्रिल प्रोजेक्ट भी बताया, मैंने आपको थोंडाइक में बताया था, ये लर्निंग बाय डूइंग वाला। तो याद रखना, प्रयोजना विधि के चरण होते हैं 6 और समस्या समाधान विधि के चरण होते हैं 5। ये अक्सर आपको पूछा जाता है परीक्षाओं। दोनों विधियां किसकी देन है? 3 उपयोग हुए। पहला उपयोग क्या था? क्या? इकाई योजना और पाठ योजना दोनों किसकी देन? इकाई योजना गेस्टाल्टवाद की देन। क्यों? विषय वस्तु की समग्रता या फिर संप्रत्यय की समग्रता, और पाठ योजना ज्ञान की समग्रता। यस। उसके बाद 2 महत्वपूर्ण शिक्षण सूत्र, एक तो पूर्ण से अंश, दूसरा स्थूल से सूक्ष्म। पूर्ण से अंश को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? होल टू पार्ट। स्थूल से सूक्ष्म को कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, और इसका दूसरा नाम मूल से अमूर्त। उसके बाद 2 शिक्षण विधियां, पहली कौन सी? प्रायोजना विधि, और दूसरी कौन सी? प्रायोजना विधि को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रोजेक्ट मेथड। और समस्या समाधान विधि को, प्रायोजना विधि गेस्टाल्टवाद की देन क्यों है? क्योंकि प्रायोजना विधि ज्ञान की समग्रता पर आधारित है। समग्रता वहां गेस्टाल्टवाद है। और प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्यूशन संज्ञानात्मक क्षमताओं पर बेस्ड है। सुन रहे हो ना? ओके। चौथी बात, चौथा उपयोग लिखो आप।
गणित आया परीक्षा में, विज्ञान, कंप्यूटर, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर की ऐसी समस्याएं, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर की ऐसी समस्याएं जिन्हें, अब बताना सुमन, पता लगेगा कि आपको कितनी याद है हमारी बातें। इसका मतलब आपने हमारा कोर्स लिया था, उसकी एक एक लफ्ज आपको याद है। ऐसा अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल नहीं है। आप भी जब जाओगे ना पेपर में तो आपको भी एक एक चीज जो हमने बताई है याद रहेगा, इवन हमारे एग्जाम्पल भी याद रहेंगे। एक खास बात होती है, तभी हमने सोचा सुमन इतना कमाल क्यों कर रही है। आज तक बताया नहीं आपने, अब बताया था, नहीं बताया, मेरे को नहीं बताया ना। कौन सा लिया था? उत्कर्ष वाला। कब रद्द हुई? तब। इसका अभी भी बेच रहे हैं वो मेरा कोर्स। अब हटवाऊंगा मैं, पर पढ़ने दो उनको, है ना, बच्चों को। उसमें आधी चीजें हैं, ये खास बात है। उसमें 30% ही है, पर वो 30% में कमाल करता है, पता है। हाँ, आएंगे, उससे बाहर कुछ है ही नहीं। पर उससे बाहर कुछ है, उससे बाहर इसलिए कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में कुछ डीपली चीजें आती हैं, तो वो उसमें नहीं है। पर जनरली एकदम नया बच्चा पढ़ता है, उसको तो 30 में से रीट में 25 प्लस मिल जाते हैं उसमें से, है ना। पर आपको 30 में से 30 लेने, या फिर फर्स्ट ग्रेड में स्पेशली 60 नंबर की साइकोलॉजी है, तो उसमें लेने के लिए ये सब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम रिस्क ले नहीं सकते अब, पता है ना आपको। ओके, यहां क्या था? गणित, विज्ञान, कंप्यूटर की ऐसी समस्याएं जिन्हें शीघ्र हल करना आवश्यक। बोलिए आगे क्या आएगा? हाँ, वो भी एक हमारी स्टूडेंट पारुल। नहीं हो, शाबाश। में गेस्टाल्टवाद उपयोगी। बहुत बड़ी बात, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर की ऐसी समस्याएं जिन्हें शीघ्र हल करना आवश्यक नहीं हो, में गेस्टाल्टवाद उपयोगी। में गेस्टाल्टवाद उपयोगी लिखा सबने। इसके क्या मायने हो सकते हैं बताओ आप, इसका क्या मतलब हो सकता है? तो सुनो, सुन रहे हो ना? यानी ऐसी प्रॉब्लम्स, गेस्टाल्टवाद समस्या समाधान पे तो बेस गई है ना, जिनके लिए टाइम बाउंड नहीं कर सकते हम, क्योंकि सूझ का उत्पन्न होना, आप सुन रहे हो मेरी बात, सूझ का उत्पन्न होना कोई गामक क्रिया नहीं है, बल्कि यस मानसिक क्रिया है, जिसमें गारंटी नहीं है साहब कितना टाइम लगे। जैसे हमने आपको एक एग्जांपल बताया था, याद है? वो स्कूल खुली थी स्कूटी सिखाने वाली, 7 दिन में स्कूटी सिखा देंगे, गारंटी। बोले क्या 7 दिन में सिखा सकते हैं? यस। हम आपको बोले कि हम आपको अभी स्विट्जरलैंड ले जाना चाहते हैं टूर पे, है ना, परीक्षा के बाद चलोगे सब लोग फ्री, लेकिन एक शर्त है, वहां पे साइकिल चलानी पड़ती है। तो जिनको साइकिल चलानी नहीं आती उनको हम 7 दिन का टाइम देंगे, साइकिल चलाना सीखना है, सीख लोगे? अच्छा, वहां पे हैंड रिटन लेटर घर पे नहीं भेज सकते, थोड़ी बहुत टाइपिंग करनी पड़ेगी। तो टाइपिंग नहीं आती उनको, टाइपिंग सीखनी पड़ेगी, 1 महीने में सीख लोगे। वहां पे टाई बांधनी पड़ेगी, तो आपको पहले ट्रेन करेंगे, सिखाएंगे टाई की गांठ बांधना, 15 दिन तक एक ट्रेन प्रशिक्षक रहेगा आपके पास, क्या आप टाई बांधना सीख लेंगे? यानी ये सारे काम हम कर लेंगे, गारंटी है, बिल्कुल गारंटी है, क्योंकि इनमें दिमाग की जरूरत है ही नहीं। लेकिन मान लो कोई दिमाग वाली प्रॉब्लम है और उसके लिए हम आपको टाइम बाउंड करने के, इतने टाइम में इसको सॉल्यूशन निकालना है, तो क्या दिए गए समय में सॉल्यूशन कर लेंगे? नहीं कर सकते। आपको पता है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, स्टीव जॉब्स को 48 इंच के मॉनिटर को एप्पल फोन में बदलने में 48 साल लगे। थॉमस एडिसन को बल्ब जलाने में 41 वर्ष लगे। हिग्स बोसोन,
गॉड पार्टिकल को खोजने में सैकड़ों वर्ष हो गए। बोलिए हुए कि नहीं हुए? आर्किमिडीज को तैरने का सिद्धांत खोजने में कितने साल लगे? 23 साल लगे। बोले 23 साल लगे, लगे ना। इसका मतलब ये जो चीजें हैं इनमें समय लगता है कम की ज्यादा, ज्यादा पता नहीं कितना, लेकिन जिस दिन सॉल्यूशन होता है उस दिन आहा अनुभव होता है। उस दिन क्या होता है? आहा अनुभव। आपको पता ना आर्किमिडीज का क्या हुआ था? राजा ने निकाल दिया था, मंत्री थे वो, राजा ने निकाल दिया था कि पता करो, मुकुट में मिलावट कर दी। अब वो पागलों की तरह नदी के किनारे बैठ के सब कुछ तबाह, लुट गया, बर्बाद हो गए वो तो। अब नदी किनारे बैठे बैठे क्या करते? एक पत्थर उठाते और नदी में फेंकते, डूब जाता। अब उनके दिमाग में एक बात है, ये क्या है? ये बड़े बड़े तब शिप का आविष्कार ही नहीं हुआ था, तैरने का सिद्धांत ही नहीं था। आप सुन रहे हो मेरी बात? बड़े बड़े लठ तैर के आ रहे हैं, मैं छोटा सा पत्थर डालता हूं, ये डूब जाता है, ये क्या चक्कर है? सोचते रहे बरसों। लोगों ने कहते पागल है। 23 साल बाद जब एक दिन बाथ टब में नहा रहे थे तो अचानक वो था ना, मैंने आपको 4 स्टेप बताए थे, प्रिपरेशन, सृजनात्मक चिंतन के 4 स्टेप बताए थे, प्रिपरेशन, इनक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन। तो इल्यूमिनेशन हुआ, अचानक उनको तैरने का सिद्धांत समझ में आ गया। तो उनको कितनी खुशी हुई पता है ना आपको? उसी प्राकृतिक अवस्था में एथेंस की सड़कों पे भागे थे, यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए भागे थे, आहा मैंने खोज लिया, आहा मैंने पा लिया। तो आहा मैंने खोज लिया में ये सारी चीजें साइंस के, कंप्यूटर के, मैथ्स के, ऐसी प्रॉब्लम्स जो अगर जिस दिन मिल जाएंगी उस दिन सीधा ही नोबेल मिलेगा। क्या मिलेगा? नोबेल मिलेगा। वो क्या है? आहा अनुभव। वो क्या है? आहा अनुभव। नीचे लिखो नोट, गेस्टाल्टवादी, गेस्टाल्टवादी समस्या के समाधान को आहा अनुभव, आहा एक्सपीरियंस की संज्ञा देते हैं। गेस्टाल्टवादी समस्या के समाधान को आहा अनुभव या आहा एक्सपीरियंस की संज्ञा देते हैं। और गेस्टाल्टवाद की आखिरी बात विशेष करके लिखनी है, विशेष। चलो ये बता दो सुमन, ये कौन सी बात आएगी? ओके, थॉर्नडाइक में हमने लास्ट बात क्या लिखवाई थी? पहले तो ये लिख लो सब लोग, समस्या के समाधान को क्या बोलते हैं? आहा अनुभव, इंग्लिश में आहा एक्सपीरियंस। थॉर्नडाइक में क्या लिखवाई थी लास्ट बात? यस, करके सीखना। इसलिए किसके लिए उपयोगी? छोटे बच्चों के लिए या फिर मंद बुद्धि, क्योंकि बुद्धि का रोल ही नहीं है, वो तो टाई की गांठ बांधना सिखाते हैं। यहां क्या है विशेष में लिखो, गेस्टाल्टवाद पूछा गया परीक्षा में, यांत्रिक तरीकों, गेस्टाल्टवाद यांत्रिक तरीकों जैसे क्रेमिंग समझते हो? रटना। गेस्टाल्टवाद यांत्रिक तरीकों जैसे रटना का खंडन करता है। गेस्टाल्टवाद यांत्रिक तरीकों जैसे रटने का खंडन करता है, जैसे रटना का खंडन करता है। और बोले मैंने बार बार आपको एक बात बताई, रटने के बजाय ओके, यस, यांत्रिक तरीकों जैसे रटना का खंडन करता है और समझने को महत्वपूर्ण मानता है। परसेप्शन यही है, और समझने को महत्वपूर्ण मानता है। गेस्टाल्टवाद यांत्रिक तरीकों जैसे रटना का खंडन करता है और
समझने को महत्वपूर्ण मानता है, अतः। अब बताओ, यस, हाँ, नो। अतः उच्च स्तर के लिए उपयोगी है। उच्च स्तर साइंटिस्ट के लिए, इंजीनियर्स के लिए, बड़े लोगों के लिए। प्रतिभाशाली नहीं बोलेंगे। तो गेस्टाल्टवाद रटने के बजाय किसको महत्वपूर्ण मानता है? सीखना नहीं, समझने को। किसको? समझने को। अतः निम्न स्तर के लिए उपयोगी कि उच्च स्तर के लिए? उच्च स्तर के लिए। और थॉर्नडाइक उच्च स्तर के लिए कि निम्न स्तर के लिए? निम्न स्तर के लिए, क्योंकि गेस्टाल्टवाद तो है समझना और थॉर्नडाइक क्या है? रटना, क्योंकि वो तो करके सीखना है। बात समझ में आई? ये था गेस्टाल्टवाद। कल पढ़ेंगे दूसरा। आप सोचिए, मुझे बताएं एक बात, क्या फिर गेस्टाल्टवाद में कोई प्रश्न आएगा तो आपका गलत होगा? और इससे बार कुछ आएगा नहीं, ये दावा है।